हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित साहू फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एसी और डीसी का टॉपिक, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट पे अपने को धारा का वर्ग माध्य मूल मान पढ़ना है, धारा का औसत मान पढ़ना है, उसका सूत्र पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, एसी और डीसी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। डीसी, एसी, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे। समय के साथ कैसी होनी चाहिए? अपरिवर्तित रहे। ऐसी धारा को अपन क्या बोलते हैं? दिश धारा। अब बात आती है परिमाण की। तो परिमाण परिवर्तित हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परिमाण क्या हो? परिवर्तित हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिशा जो है समय के साथ परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, अपरिवर्तित रहनी चाहिए। तो ऐसी धारा को बोलते हैं क्या? दिश धारा बोलते हैं। तो ये होती है, दो तरीके की होती है। पहला, एक समान दिश धारा है ना, और जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है? परिवर्ती दिश धारा। परिवर्ती दिश धारा समझ में आ गया? अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है? एक समान दिश धारा मतलब, परिवर्ती दिश धारा मतलब क्या होता है ये अपने को समझना है। तो दिश धारा का मीनिंग समझ में आ गया। दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे, दिशा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, लेकिन परिणाम परिवर्तित हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। तो अगर परिमाण क्या होती है? समान होती है। परिमाण क्या होती है? समान होती है, और दिशा भी क्या होती है? बदलती है। परिमाण समान और दिशा कॉमन है ना, तो दिशा क्या रहेगी? अपरिवर्तित। दिशा क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। तो ऐसी धारा को क्या बोलते हैं? एक समान दिश धारा बोलते हैं। परिमाण क्या होना चाहिए? समान। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये समय है, समय से साथ धारा, तो ये ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर 4 एम्पियर लेके चलते तो हर जगह क्या है? 4 एम्पियर है। तो इसका परिमाण क्या है? समान है। और दिशा क्या है? अपरिवर्तित है। धनात्मक में है तो धनात्मक में ही, ऊपर तरफ नीचे नहीं गया है। इसका मतलब ये किसमें? धनात्मक दिशा में जा रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहा है। तो ऐसे धारा को अपन बोलते हैं क्या? एक समान दिश धारा। इतना क्लियर हुआ? अब परिवर्ती दिश धारा की बात करते हैं। परिवर्तित धारा में क्या होगा? परिमाण क्या होगा? परिवर्तित होगा। परिमाण क्या होगा? परिवर्तित होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दिशा क्या होती है? ये तो कॉमन है। दिशा दोनों में क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। दिशा क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। तो ऐसी धारा को अपन क्या बोलते हैं? परिवर्ती दिश धारा बोलते हैं। अब कैसे? तो जैसे मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना सकता हूँ। ये धारा हो गया और ये हो गया समय। अब यहाँ पे ऐसा बना दिया। देखिए दिशा तो एक ही है, धनात्मक दिशा में ही जा रही है। जा रही कि नहीं जा रही? धनात्मक दिशा में ही इस तरफ जा रही है। धनात्मक नीचे गई नहीं है, ऋणात्मक में। तो धनात्मक में है, इसका मतलब दिशा क्या है? अपरिवर्तित है, समान है। लेकिन परिमाण क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। देखिए यहाँ 4 एम्पियर था, यहाँ 4.2 हो गया, फिर 4.1, फिर 4.2। इस तरीके से क्या हो रहा है? परिमाण क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। तो ऐसी धारा को अपन क्या बोलेंगे? परिवर्ती दिश धारा। इतना समझ में आ गया? तो दिश धारा दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक समान दिश धारा और दूसरा होता है परिवर्ती दिश धारा। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, परिमाण और दिशा दोनों, परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है या परिवर्तित रहे। तो ऐसी धारा को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का सिंपल डेफिनेशन क्या है? परिमाण और दिशा अगर समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। ठीक है। डीसी में कैसा था? परिमाण से कोई मतलब नहीं था, चेंज हो चाहे ना हो, लेकिन दिशा क्या होती है? समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पे क्या रहेगी? दिशा परिवर्तित रहेगी। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से, इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ इस तरीके से, साइन वेव का है ना, आगे बढ़ा दीजिए इसको ऐसा। तो ये धनात्मक हो गया, ये क्या हो गया? ऋणात्मक। इसका मतलब जो धारा है और ये क्या है? समय है। तो धारा जो है की दिशा जो है धनात्मक से इसमें मिलेगी ऋणात्मक, तो इसमें दिशा क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। लेकिन
परिमाण की बात करें तो परिमाण भी इसके साथ साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, यहाँ 0 हो गया, फिर 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 1। तो इस तरीके से क्या हो रही है, उसका जो परिमाण है वो भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो समय के साथ साथ उसकी दिशा भी परिवर्तित हो रही है और साथ में परिमाण भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी धारा को अपन बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक सूत्र होता है ज्या तरंग के फॉर्म में, I = I0 क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है, साइन वेव है, I = I0 साइन ओमेगा टी होता है। ये जो I0 होता है वो होता है धारा का अधिकतम मान। क्या होता है, धारा का अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान होता है। समझ में आ गया। तो धारा का अधिकतम मान कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये जो मान है वो क्या होता है, I0 होता है, धारा का अधिकतम मान। समझ में आ गया, ठीक है। और ओमेगा जो होता है वो कोणीय आवृत्ति होती है, इसका मान होता है 2πf। f क्या है यहाँ पे, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। f क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। हमारे भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, इसको याद रखेंगे आप। ओमेगा = 2πf, ये इसका मान होता है। समझ में आ गया। तो अपने को आवृत्ति दिया तो कोणीय आवृत्ति भी अपन निकाल सकते हैं ओमेगा से। ओमेगा = 2πf होती है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं इसमें धारा का औसत मान। क्या आप किसके बारे में चर्चा करते हैं, धारा का औसत मान के बारे में। तो धारा का जो औसत मान होता है, सबसे पहले किसमें देखते हैं, फर्स्ट एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में। तो एक पूर्ण चक्र में धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अर्ध चक्र में। अर्ध चक्र में कितना होता है धारा का औसत मान। तो सबसे पहले I की वैल्यू किसमें, धनात्मक अर्ध चक्र में। किसमें बात करें, धनात्मक अर्ध। तो ये होता है 2I0/π होती है। कितनी होती है, 2I0/π, जिसको लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 0.637 I0, मतलब कितनी गुनी होती है, 0.637 गुनी होती है किसका, धारा के अधिकतम मान का। क्या, धारा का औसत मान किसके, अर्ध चक्र में। और इसी को जब सॉल्व करते हैं कितना आता है, 63.7% ऑफ I0। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई, है ना। अर्ध चक्र में, एक अर्ध चक्र में धारा का औसत मान कितना होता है, कितना परसेंट होता है अधिकतम मान का। तो कितना परसेंट होता है, 63.7% होता है। वैसे ही अगर देखा जाए I एवरेज कौन से अर्ध चक्र में, ऋणात्मक अर्ध चक्र। ये धनात्मक का निकाले, आप किसका निकाला, ऋणात्मक का। तो ऋणात्मक में सेम मान होगा, बस यहाँ पे सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, 2I0/π। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 63.7% ऑफ I0, मतलब अधिकतम मान का कितना परसेंट होता है, 63.7% होता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया धारा का क्या, औसत मान। एक पूर्ण चक्र में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखिएगा। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि धनात्मक में जितना मान है उतना ही ऋणात्मक में भी होगा। लेकिन साइन क्या होगा, एक प्लस में दूसरा क्या है, माइनस। तो +2 और -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसी लॉजिक यहाँ पे भी लगा सकते हो। ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, दोनों का समान है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे कुल मान निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा, 0। तो एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इतना क्लियर। अब आगे आगे देखते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, जैसे धारा का औसत मान पढ़े ना, वैसे ही धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, जिसको बोलते हैं IRMS बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट, अल्टरनेटिंग करंट। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो कितना होता है, I0/√2 होता है। मतलब जो अधिकतम धारा है उसका 1/√2 गुना होता है। जब इसको सॉल्व करते तो ये आता है 0.707 टाइम्स ऑफ I0 होता है। मतलब अधिकतम धारा का कितना गुना होता है, 0.707 गुना होता है। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 70.7% किसका, I0 का। तो 70.7% ऑफ I0 होता है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है, धारा के अधिकतम मान का कितना परसेंट होता है, 70.7%। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। इतना क्लियर हो तो इसको याद रखेंगे, परसेंटेज को जो वैल्यू है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब इसी धारा के RMS मान को, जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, इसी को बोला जाता है धारा का DC मान। DC मान मतलब डिस्ट धारा मान। उस धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान, डिस्ट धारा मान। इसी को बोला जाता है I इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करेंट। मतलब
धारा का प्रभावकारी मान भी इसी को बोला जाता है, किसको? IRMS को। इसी को बोला जाता है, एक और नाम है आई वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी मान धारा का। समझ में आ गया? तो इतने सारे नाम हैं, इसको याद रखोगे। IDC बोले, आई इफेक्टिव बोले, आई वर्चुअल बोले, मतलब क्या होगा? IRMS होगा, वर्ग माध्य मूल मान। तो कितना होता है वर्ग माध्य मूल मान? तो धारा के अधिकतम मान का, प्रत्यवर्ती धारा के अधिकतम मान का कितना परसेंट होता है? 70.7% होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब जैसे धारा का अलग, धारा का ये सूत्र होता है ना, प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण, वैसे क्या होता है? विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है E = E0 sin ωt। किसका समीकरण है? विद्युत वाहक बल का समीकरण है, E = E0 sin ωt। वैसे ही वोल्टेज का भी समीकरण होता है, V = V0 sin ωt। किसका समीकरण है? वोल्टेज का। किसका समीकरण है? वोल्टेज का समीकरण है। इस तरीके से वोल्टेज भी अगर जाती है तो उसका क्या होगा? समीकरण होगा। समझ में? जैसे I का होता है वैसे V का भी ग्राफ बनता है। इतना क्लियर है? अब इतना ही जानिए, ये अपने काम का है ना। अब यहाँ पे सेम वैसी IRMS भी निकाल सकते हैं, इसका भी वर्ग माध्य मूल मान क्या हो जाएगा? E0/√2। वैसे VRMS भी निकाल सकते हैं, V0/√2। समझ में आया इतना? तो इस तरीके से अपन विद्युत वाहक बल और वोल्टेज का भी मान निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा? प्रत्यवर्ती धारा का। तो इसमें जो जो पॉइंट बनाया, परिमाण और दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, इसको आपको याद रखना है। एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। अर्ध चक्र में कितना % होता है I0 का? ये आपको याद रखना है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान I0 का कितना % होता है? ये अपने को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आवृत्ति का फार्मूला बता दिया, 50 हर्ट्ज होती है ना। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में जो प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, जो हमारा सब सभी फैन पंखा सब चलता है, जो फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब जो चलता है वो किस में चलता है? आवृत्ति कितनी आवृत्ति में? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति में। समझ में आ गया? तो ये सब आपको दिमाग में बैठाना है। तो ये था प्रत्यवर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करेंट। चलिए एक ACF 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में पूछा गया था 230 वोल्ट AC उपयोग करने के लिए। तो इतनी AC उपयोग कर रहे हैं, मतलब ये उस प्रत्यवर्ती धारा का कौन सा मान है? IRMS मान है। मतलब कभी भी धारा ऐसा दिया हुआ है तो समझ जाना है कौन सा मान है? वर्ग माध्य मूल मान। कितना दिया है? 230 वोल्ट अपने को दिया हुआ है। ठीक है। अब उसके, क्योंकि अगर ये धारा का AC मान होता, तो AC मान होता इसमें साइन लगा रहता, इसमें साइन लगाए क्या? नहीं लगा। इसका मतलब कौन सा मान है? धारा का DC मान है, जिसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो 230 वोल्ट AC उपयोग करने वाले एक घरेलू उपकरण में विभव का लगभग अधिकतम मान कितना होगा? तो अधिकतम मान मतलब V0 निकालना है। तो मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया है, VRMS = होता है V0/√2। यही होता है। ठीक है। तो यहाँ से निकालना क्या है? V0। तो V0 का मान कितना हो जाएगा? √2 × VRMS। √2 का मान 1.414। VRMS कितना दिया है? 230। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 325.22। ठीक है, वोल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा भी गया क्या? लगभग अधिकतम मान। तो ये लगभग किसके बराबर होगा? 325 वोल्ट के बराबर होगा। तो कौन सा आंसर आएगा? आंसर नंबर C। इतना क्लियर हुआ? एकदम इजी न्यूमेरिकल है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं? भारतीय घरेलू प्रयोग में प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ये ACF 2016 में पूछा गया है। 2016 में क्या पूछा गया है? भारतीय प्रयोग में घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ये आपको पता है, मैंने थ्योरी पे बता दिया है। ये आपको याद करना है कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। इतना क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ACF 2017 का। एक प्रत्यावर्ती जनित्र का निर्गत विभव E का मान दिया है 170 sin 377 t वोल्ट दिया हुआ है। ये अपने को दिया हुआ है। यहाँ t सेकंड में है, समय है बता रहा है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की लगभग आवृत्ति कितनी होगी? मतलब f का मान निकालना है, आवृत्ति का मान। तो हमको पता है ना भाई, E बराबर होता है E0 sin ωt होता है। ये हमारा सूत्र है। प्रत्यवर्ती धारा का, प्रत्यवर्ती वोल्टेज का क्या है? समीकरण है, E = E0 sin ωt। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले f निकालने के लिए क्या चाहिए? ओमेगा। तो ओमेगा का मान होता है 2πf। तो यहाँ से f जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा ω/2π। अब यहाँ पे चेक करते हैं ओमेगा का मान कितना, देखिए तुलना करते हैं। तो यहाँ ओमेगा का मान तुलना करेंगे तो कितना है? 370 के sin ωt sin 370 tt। ओमेगा की जगह पे कितना है? 377। तो यहाँ पे ओमेगा का मान हो जाएगा 377/2π। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लगभग मान कितना आ जाएगा? 60 हर्ट्ज। ये क्या है? इसका लगभग मान है 59 पॉइंट समथिंग आएगा अगर 22/7 लेके चलोगे, और अगर
3.14 करोगे तो फिर वो 60 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो उसको अप्रॉक्सीमेट कितना ले सकते हैं, 60 हर्ट्ज़। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 60 हर्ट्ज़। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे पूछेगा कि विभव का अधिकतम मान कितना होगा, तो विभव का अधिकतम मान कितना होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कितना होगा, E0 170 वोल्ट। ये विभव का क्या है, अधिकतम मान होगा, तो यहाँ से अधिकतम मान निकाल सकते हैं। या बोलेगा इस विभव का RMS मान कितना होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान, तो ये कितना हो जाएगा, E0/√2। तो कितना आएगा E0/√2, देखिए 170/√2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका वर्ग माध्य मूल मान। समझ गए। तो हो सकता है क्वेश्चन में इस बार यहाँ से ओमेगा तो F तो पूछ चुका है, हो सकता है E0 पूछ दे या तो क्या पूछ दे, वर्ग माध्य मूल मान पूछ दे। तो आपको इसको भी जानना है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा प्रत्यवर्ती वोल्टेज की लगभग आवृत्ति कितनी होगी, 60 हर्ट्ज़ होगी। इतना क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या दिया हुआ है, V बराबर 220 साइन 100 पाई t है। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान मतलब VRMS निकालना है, तथा आवृत्ति मतलब क्या निकालना है, F निकालना है। इतना क्लियर हो गया। तो ये दोनों चीज़ अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं VRMS निकालने के लिए। सबसे पहले मेरे पास सूत्र है, VRMS बराबर होता है V0/√2। V0 कहाँ से आएगा, तो मेरे पास प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है V0 साइन ओमेगा t का। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो V0 का मान कितना आ जाएगा, 220। तो ये हो जाएगा 220/√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसको परिमेयीकरण कर देते हैं, रेशनलाइज, √2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220√2/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 1 कम 2 110 110√2 क्या हो जाएगा, वोल्ट। ये आ गया अपना क्या, VRMS का मान। देखते हैं किसमें है, इसमें ऑप्शन में। तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं F का मान। F के मान से क्लियर आ जाएगा, है ना, क्या होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। F का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का मान होता है 2πf। तो F क्या हो जाएगा, ओमेगा/2π। तो यहाँ चेक करते हैं ओमेगा का मान कितना, तुलना कर लेते हैं भाई दोनों समीकरण का। ओमेगा कितना दिया है, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, ध्यान से देखिए, पाई भी है इसके साथ, है ना, ये गलती नहीं करना आप लोग, है ना। ओमेगा यहाँ पे क्या दिया है, 100 पाई दिया है। तो ओमेगा जब 100 पाई दिया तो यहाँ पे 100 पाई पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2π। तो यहाँ पाई पाई कैंसिल। तो F का मान कितना आ गया, 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ या बोल सकते हैं इसको चक्र पर सेकेंड, यहाँ पे अभी फ़िलहाल चक्र पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसमें किसमें देखते हैं, 100√2 और साथ में 50 चक्र पर सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ये कुछ संभावित प्रश्न है जो आपको पढ़ना है। चलिए एक संभावित प्रश्न देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान 10 वोल्ट, शिखर मान मतलब V0 कितना दिया है, 10 वोल्ट अपने को दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। तथा आवृत्ति F बराबर कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज़ दी हुई है आवृत्ति। T बराबर छोटा t 1/600 सेकेंड पर वोल्टेज का ताक्षणिक मान होगा। ताक्षणिक मान मतलब होता है, देखिए V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, जैसे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है, वैसे ही V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो वो जो I है वो क्या है, किसका मान है, T समय में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसका मान है। T समय चेंज होगा तो I का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। वैसे ही यहाँ पे भी T का मान परिवर्तित होगा तो V का मान भी क्या होगा, परिवर्तित। समय के साथ साथ क्या हो रही है, विभव का मान परिवर्तित हो, तभी तो प्रत्यावर्ती विभव होगा ना, ठीक है, सेम चीज़। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा का मान होता है 2πf। तो यहाँ पे रख दिए 2πf/t। इतना क्लियर हुआ। चलिए V का मान निकालना है। V0 कितना दिया, 10 वोल्ट साइन 2, और यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना दिया है, तो पाई अपन बाद में रख देंगे तो भी चलेगा। F का मान दिया है 50 और समय दिया है 1/600, ये अपने को दिया है। तो ये कैंसिल हो गया, है ना भाई। ये कितने बार जाएगा, 30, है ना। फिर 5 छक्का हो गया तो क्या बचा, पाई/5 छक्का 30 होता है। तो यहाँ से V का मान कितना आ गया, 10 साइन π/6। अब π/6 मतलब, चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, पाई की वैल्यू 180 अंश, 6×3 = 18 मतलब कितना आ गया, साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है भैया, 1/2 होता है ना, ये तो जानते हो आप लोग। तब इसको सॉल्व करेंगे तो V का मान कितना आ जाएगा, 2 5 × 10 5 वोल्ट। तो यहाँ पे समय कितना बोल रहा है, 1/600 सेकेंड पर वोल्टेज का मान कितना होगा, 505 वोल्ट होगा। तो ये वाला आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसकी तैयारी रखिए। उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो जैसा मैं बताते जा रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट के साथ साथ फार्मूले के साथ उनका न्यूमेरिकल। तो उसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। तो टॉपिक वाइज अगर इस तरीके से तैयारी करते रहोगे तो आपका फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए छूटेगा। आप आसानी से सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।